जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये हमारी क्लास रहने वाली है एनवायरनमेंट की, और एनवायरनमेंट की क्लास में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है परितंत्र के प्रकार। ठीक है ना। इससे पहले क्लास में हमने इन दोनों डायग्राम्स को समझा था, ठीक है, खाद्य श्रृंखला को, और इसको भी जरा मैंने इसको बताया नहीं था, चलो देख लो थोड़ा सा, लास्ट क्लास में ये रह गया था। इसमें हमने क्या देखा कि अब जो है अपरद खाद्य श्रृंखला कैसे चलती है, यानी डीकम्पोजर जो है उसमें एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख लो, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये है डीकम्पोज मटेरियल, यानी सड़े गले पदार्थ। अब इन सड़े गले पदार्थों का भक्षण कर लेते हैं कौन? छोटे मोटे जो कीट हैं, छोटे मोटे कीड़े। इन कीड़ों को कौन खा जाता है? मुर्गा खा जाता है। मुर्गे को बाज खा जाता है, मुर्गे को इंसान भी खा सकता है। तो इस तरीके से जो है एनर्जी का जो है फॉर्मेशन होता रहता है। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है परितंत्र के प्रकार। और परितंत्र दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। अब देखते हैं जरा क्या होता है ये। पहले देखेंगे प्राकृतिक परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र ऐसा परितंत्र होता है जो सौर विकिरण पर निर्भर होता है पूरी तरह से, यानी इसमें जो ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है वो कहीं ना कहीं नेचर की वजह से ही हो रहा है, इंसानी हस्तक्षेप इसमें नहीं है। जैसे जंगल है, घास के मैदान है, समुद्र, नदी, झील, मरुस्थल, इनमें भोजन, ईंधन, चारा, औषधियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है, जंगल इत्यादि से। अब परितंत्र सौर विकिरण तथा ऊर्जा सहायकों जैसे हवा, वर्षा, ज्वार भाटा पर निर्भर होता है। अगर बरसात होगी तो फिर काम आगे बढ़ेगा, नहीं होगी तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है, ज्वार नदमुख, कोरल रीफ, ये पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है? ये पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड है। अगर नेचर में पॉल्यूशन होता है तो फिर ये भी समाप्त हो जाएंगे, अगर नेचर सुरक्षित बनी रहती है तो ये भी फलते फूलते रहेंगे। तो ये है प्राकृतिक परितंत्र। दूसरा परितंत्र होता है मानव निर्मित। ये सौर ऊर्जा पर निर्भर भी होता है तथा जीवाश्म ईंधन पर भी निर्भर होता है ना। जैसे खेत है, कृषि है, तालाब है, ये सौर ऊर्जा पर चल रहे हैं। और जो हमारे शहर हैं या जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, ये किस पर चल रही हैं? ये सौर ऊर्जा पर नहीं चल रही हैं, ये चल रही है किस पर? जीवाश्म ईंधनों पर। तो ये एक मानव निर्मित परितंत्र है जो हमने बनाया है। ये सौर ऊर्जा से भी चलता है, लेकिन इसका ज़्यादा बड़ा हिस्सा किससे संचालित होता है? जीवाश्म ईंधनों से। जीवाश्म ईंधन का मतलब हो गया पेट्रोल, डीजल इत्यादि, है ना। तो इनको चलाने के लिए हमें ये आवश्यक है। अब तालाब, झीलें, चारागाह, दलदल, घास के मैदान, मरुस्थल, जंगल प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं। एक्वेरियम, बगीचा, लोन इत्यादि मानव निर्मित परितंत्र है। ठीक है, पेपर में सवाल आता है इनमें से कौन सा मानव निर्मित परितंत्र है, तो वहां पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता है धान का खेत। तो ध्यान रखना, धान का खेत एक मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण है, क्योंकि धान प्राकृतिक रूप से तो इतनी बड़ी मात्रा में उगेगा नहीं, हमने उगाया है ना, तो वो एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, मानव निर्मित परितंत्र है। इसके अलावा एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या होता है? मछली को रखने का जो बड़ा सा पॉन्ड होता है, मतलब कांच का बना होता है, फिश पॉन्ड, ठीक है, उसको एक्वेरियम कहा जाता है। बगीचा या लॉन ये हम ही तो बनाते हैं, तो ये आपके मानव निर्मित है। आगे देखते हैं साथी। आगे फूड जाल। देखिए, अगर हम फूड वेब की बात करेंगे, खाद्य जाल की बात करेंगे, तो इसको आप देखो, इसी समझ लो क्या होता है, इसी से हम समझ लेते हैं। खाद्य श्रृंखला से ही जुड़ा हुआ है खाद्य जाल। देखो खाद्य जाल बेसिकली क्या है? खाद्य श्रृंखला में हम क्या कर रहे हैं? प्रॉपर एक तरीके से चल रहे हैं ना। घास, घास को खाया टिड्डा, टिड्डा को खाया मेढक, मेढक को खाया सांप, सांप को खाया बाज, और फिर बाज मरा तो एनर्जी दोबारा घास में पहुंच गई। लेकिन नेचर में, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मान लो जैसे घास है, घास को कौन खा गया? घास को खा गया हिरन, ठीक है। अब हिरन को कौन खा सकता है? हिरन को शेर भी खा सकता है, ठीक है। हिरन को शेर भी खा सकता है, भेड़िया भी खा सकता है, हो सकता है इंसान ही खा जाए, नहीं हो सकता है कि नहीं? तो जो हम यहाँ पर एक सिंगल फॉर्म में देख रहे हैं कि ऊर्जा एक दिशा में चल रही है, वस्तुतः
नेचर में जब कोई जीव होता है तो वहां पर एक दिशा में नहीं चलती है। जैसे एग्जांपल ले लो है ना, अब मान लो ये है भाई बाज है, हो सकता है बाज जो है डायरेक्टली इसको खा जाए मेढक को, ऐसी भी तो स्थिति हो सकती है, तो फिर ऐसे में ये बाईपास हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऊर्जा का संचरण होता है, नेचर में जो ऊर्जा का संचरण होता है वो बहुदिशीय होता है ना। यानी हो सकता है डायरेक्ट इसको जो है यही खा जाए तो बीच वाले सब बाईपास हो गए, है ना। इसको भी ये खा सकता है, इसको भी ये खा सकता है, ठीक। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर कि खाद्य जाल जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब हम कहेंगे बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। यहाँ पर तो हम सिंपल तरीके से देख रहे हैं कि इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, लेकिन नेचर में कोई किसी का भी शिकार करके उसका भक्षण कर सकता है। तो इसी के जटिल रूप को, खाद्य श्रृंखला के ही जटिल रूप को कहा जाता है खाद्य जाल, ठीक है। वही सब है, देखो लिखा हुआ है परितंत्र पोषण स्तर मौखिक नहीं होते वरन ये एक दूसरे से संयोजित होते हैं, वही आपस में जुड़े होते हैं, मैंने आपको बताया, और खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार खाद्य जाल किसी परितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखला का एक मॉडल है, वही आपस में जुड़े हुए हैं, मैंने बताया ना, वही सब है। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है, ठीक है। खाद्य परितंत्र में, अच्छा, खाद्य जाल में किसी परितंत्र ऊर्जा प्रवाह का सबसे अधिक यथार्थ मॉडल होता है और परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव रेखीय होता है। यानी जब आप जंगल में जाते हो तो वहां पर ये नियम नहीं है कि घास को पहले टिड्डा ही खाएगा फिर टिड्डे को जो है मेढक खाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। घास को हिरन भी खा सकता है, हिरन को शेर भी खा सकता है, हिरन को भेड़िया भी खा सकता है, हिरन को इंसान भी खा सकता है, ठीक है। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसी कॉम्प्लिकेटेड जो खाद्य श्रृंखला है इसी को हम कहते हैं खाद्य जाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में पारिस्थितिकी पिरामिड की। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।